दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, जिसमें उन्होंने जिम कॉर्बेट की कहानियों का रिव्यू किया है। और अभी हमारी कहानी चल रही है महान मैन ईटर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जिम कॉर्बेट काठ की नाव नाम के गांव में पहुंच गए थे, जिसको कि जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में मेंशन किया है करकत नौला। और वहां पर जो फॉरेस्टर्स हट थी उसमें स्टे कर रहे थे। एक बार जहां वो भैंस के पड़े बांधते थे और उन्हें सुबह शाम देखने के लिए जाते थे, वहां से लौट रहे थे तो उन्हें खतरे का आभास हुआ। एक बड़ी सी चट्टान थी जो रोड के ऊपर लटकी हुई थी और जिम कॉर्बेट को लगा कि वहां पर टाइगर है। वो संभाल के निकले और उन्हें टाइगर की ग्राउल सुनाई दी। लेकिन बाद में वो टाइगर यानी कि टाइग्रेस दूर चली गई और इस बात का आभास हुआ जिम कॉर्बेट को सांबर डियर और बार्किंग डियर की कॉल से। उसके बाद जिम कॉर्बेट अपने फॉरेस्टर्स हट में वापस आ गए। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट निकले अपने भैंस के बेट को देखने के लिए। हालांकि रात को बारिश हुई थी। अब क्योंकि पिछले दिन शाम को जिम कॉर्बेट का टाइगर से आमना सामना लगभग हो ही गया था, तो कॉर्बेट को एक बात मालूम थी कि वो मैन ईटर इसी इलाके में है और एकदम पास में ही है। तो आज अपनी बेट के पास जाते वक्त जिम कॉर्बेट ने अपने पुराने और विश्वसनीय साथी को साथ में ले लिया। और वो पुराना और विश्वसनीय साथी था DB.450 राइफल। अब क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो जिम कॉर्बेट खुश थे, क्योंकि ट्रैकिंग करना आसान था। मिट्टी भुरभुरी हो गई थी, चलना भी आसान था। जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने बेट बांधी थी, तो देख के आश्चर्यचकित रह गए, बेट गायब थी। अब दोस्तों, इसमें आश्चर्यचकित रहने की बात क्या थी? यहां पर ये पीटर नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब बेट बांधी है उसे तो टाइगर खा ही लेगा, ले ही जाएगा। आश्चर्यचकित होने की बात यह है कि जब भी कोई भैंस का पड़ा या बकरी टाइगर या लेपर्ड के लिए बांधता है तो उसे अच्छी तरह से रस्सी से, तार से बांध देता है कि उसे मारने के बाद टाइगर या लेपर्ड उसे दूर ना ले जा पाए, वहीं बैठ के खाए, ताकि मचान बांध के उसे मारा जा सके। अगर वो दूर ले गया तो फिर बेट बांधने का फायदा ही क्या हुआ। कॉर्बेट ने भी उसको बहुत ही मजबूती के साथ बांधा था। आश्चर्यचकित वो इसलिए हुए कि मजबूती से बांधने के बावजूद टाइगर ने उस रस्सी को तोड़ दिया था और बेट को लेके चला गया था। अब जब इन्होंने ध्यान से देखा तो टाइगर ने पहले बेट को मारा, जब उसे उठाते नहीं बना तो उसने रस्सी को काटा और फिर झटका देके तोड़ दिया। अब इन्होंने ट्रैक करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि टाइगर पड़े को किस तरफ ले गया है। ये ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि टाइगर ने पड़े को गले से पकड़ा था और उसका पिछला हिस्सा जमीन में घिसटता हुआ जा रहा था, तो घिसटने के निशान थे। अब थोड़ी देर बाद टाइगर ने उस पड़े को जमीन पर रखा। अब जब उसने दोबारा पकड़ा तो गले से नहीं पकड़ा, पीठ से पकड़ा। तो अब वो भैंस का पड़ा हवा में झूल रहा था, लेकिन उसकी पूंछ पैर तब भी घिसट ही रहे थे। निशान कम मिल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि निशान मिल ही नहीं रहे थे। कॉर्बेट ने उस पड़े को ढूंढ लिया। अब कॉर्बेट थक गए थे तो आराम करने के लिए थोड़े एक ऊंची सी चट्टान पर बैठे। इसलिए बैठे, अचानक से दौड़ के हमला करेगा तो ये थोड़ी ऊंचाई पर रहेंगे। अब जब वो ऊपर बैठ के आराम कर रहे थे तो उन्हें एक बड़ी बिल्ली नजर आई घास में, यानी कि टाइगर। उसमें ब्लैक और रेड स्ट्राइप्स भी दिख रही थी। उसे गोली मारने के पहले कॉर्बेट ने उसे ध्यान से देखना जरूरी समझा, और जिम कॉर्बेट ने और भी ध्यान दिया उसको ढूंढने में कि अगर ये टाइग्रेस नहीं हुई तो उनकी DB.475 राइफल का जो धमाका होगा उसको सुनने के बाद वो टाइग्रेस ये इलाका छोड़ देगी। और इन्होंने जो इतनी मेहनत की है उसके काफी करीब पहुंच गए हैं, वो सारी मेहनत दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। अब बड़े ही ध्यान से जब कॉर्बेट देखते रहे तो उन्हें मालूम चला कि जिसे वो टाइगर समझ रहे हैं वो टाइगर नहीं है, वो पड़ा है जो मरा हुआ पड़ा है। उन्हें जो काली और लाल धारियां दिख रही थी, काला तो पड़े का शरीर था और लाल उसका खून, और उसका रिब केज जो कि टाइग्रेस ने उखाड़ दिया था वो एक टाइगर की धारियों की तरह से नजर आ रहा था। अच्छा हुआ कि जिम कॉर्बेट ने फायर नहीं किया। यही एक शिकारी की सतर्कता को बताता है।
यहाँ पर पीटर बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु इस बात के लिए हो जाती है कि वो इस इलाके में जाते हैं जहां शिकारी शिकार कर रहा होता है, और शिकारी जल्दबाजी में होता है। उसे लगता है उसे टाइगर दिख गया, बिना स्टडी किए, बिना जांच पड़ताल किए वो गोली चला देता है। कभी कभी वहां पर आदमी निकलता है, लेकिन अब वो आदमी होता है मरा हुआ, क्योंकि शिकारी की गोली उसे लग चुकी थी। यहाँ पीटर बोलते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार वो जंगली मुर्गी के शिकार पर निकले थे। जब ये टी गार्डन में काम कर रहे थे, तब अपने एक दोस्त डिक स्पार्क के साथ ये शिकार पर गए। आजकल डिक स्पार्क वैंकूवर कनाडा में रहते हैं। इनके पास 12 बोर की शॉटगन थी और ये नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, जहां पर करीब करीब 10 फीट ऊंची झाड़ियां थी। थोड़ी देर बाद डिक और पीटर अलग अलग हो गए। इसके बाद डिक को एक मुर्गी दिखाई दी, उन्होंने गोली मार दी। अब पीटर को भी एक मुर्गी दिखाई दी, झाड़ियों में बैठी हुई करीब 50 फीट की दूरी पर। सर्दियों के दिन थे, सूरज निकल ही रहा था। जैसे ही पीटर को मुर्गी दिखाई दी, इन्होंने अपनी बंदूक का सेफ्टी कैच हटा दिया, लेकिन पीटर ने गोली नहीं चलाई। पीटर बोलते हैं जिस कम्युनिटी से मैं आता था, उसमें बैठी हुई चिड़िया पे गोली मारना अच्छा नहीं माना जाता था। उड़ती हुई चिड़िया को मारना ही अच्छा माना जाता था। ऐसी चिड़िया को मारना 4 नंबर शॉट या 6 नंबर शॉट से बहुत मुश्किल नहीं था। तो मैंने निशाना लिया और इंतजार करता रहा। अब वो मुर्गी इनकी तरफ उड़ने को थी। इन्होंने अपने हाथ टाइट कर लिए, ट्रिगर पर थी उंगली, लेकिन ये देख के चौंक गए। जिसको वो मुर्गी समझ रहे थे, वो मुर्गी नहीं था, डिक का चेहरा था, जो सनबर्न के बाद मुर्गी जैसा हो गया था। अब पीटर को समझ में आया कि चिड़िया मारने के लिए जो रूल बनाया गया है कि उड़ती हुई चिड़िया ही मारो, वो शायद इसीलिए है कि बहुत सारे निर्दोष इंसानों की जान बच जाएगी इस रूल से, क्योंकि आदमी उड़ेगा तो नहीं। और हड़बड़ा के गोली चलाना जब आपका शिकार टाइगर हो, अक्सर हो जाता है। एक बार मैन ईटर को इस तरह का शॉट मारना जस्टिफाइड है, लेकिन अगर वो घायल मैन ईटर है तो ऐसा शॉट और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बुक 30 ईयर्स ऑफ शिकार जो कि लिखी है एडवर्ड ब्रैडन ने, उसमें एक महान शिकारी ने लिखा है कि एक टाइगर को गोली मारने के बारे में, जिसकी स्ट्राइप्स नजर आ रही थी एक गुफा के पास में। और जब उसको गोली मारी तो मालूम चला कि वो स्ट्राइप्ड वाला टाइगर नहीं था, हाइना था। ऐसे ही झाड़ियों में एक बार भालू भालू कह के लोग बोल रहे थे कि झाड़ी में भालू है। जब गोली मारी गई तो देखा तो भैंस थी। जब एक टाइगर या कोई भी बड़ी बिल्ली शिकार करता है और उसके बाद अपने शिकार को आधा खा चुकता है, उसके बाद वो उसको पत्तों से या किसी चीजों से अच्छे से ढक देता है, ताकि गिद्धों या दूसरे सियार वगैरह लकड़बग्घों की निगाह उस पर ना पड़े। जब वो प्रॉपरली उसको कवर कर देता है तो फिर वो थोड़ा दूर चला जाता है, शिकार के एकदम नजदीक नहीं बैठा होता, आराम करता है, अपने खाने को पचाता है, उसके बाद वापस आता है। लेकिन अगर कभी शिकार खुला हुआ है, कवर नहीं किया गया है, तो ये मान लीजिए कि वो टाइगर या दूसरी बिग कैट शिकार से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी, आसपास ही होगी, उस पर नजर रखे हुए होगी, गिद्धों से, सियार से या फिर इंसान से बचाने के लिए। अब जब जिम कॉर्बेट ने देखा कि उस पड़े को टाइगर ने छिपाया नहीं है, तो वो समझ गए कि टाइगर आसपास ही होगा। तो जिम कॉर्बेट करीब करीब आधा घंटा वहीं रहे, जंगल की आवाज सुनते रहे, मक्खियों की भी आवाज सुनते रहे, बर्ड्स की भी आवाज सुनते रहे, और हर मूवमेंट पे नजर रख रहे थे कि कहीं से टाइगर की आहट हो जाए। अब मई का महीना था, ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद मक्खियों का प्रकोप वहां पर था। यानी अगर शिकार है, खुला है, तो मक्खियां भी हैं। अब जब मक्खियों का झुंड किसी खुले हुए शिकार पर मंडराता है, तो उनकी जो भिन भिनहाट की आवाज है वो 100 मीटर दूर से सुनाई पड़ती है। जब टाइगर शिकार को मारता है या खाता है तो उसके पंजों पर और मुंह पर खून लग जाता है, और जब टाइगर शिकार से थोड़ा दूर जाता है लेटने या आराम करने के लिए, साथ साथ मक्खियां भी उसे फॉलो करती हैं, क्योंकि उसके पंजों पे जो खून लगा होता है मुंह पे, मक्खियों का वो भोजन है, और वो मक्खियां टाइगर को बहुत परेशान करती है। और यदि ये कहा जाए कि शेर किसी से नहीं डरता लेकिन मक्खियों से डरता है,
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पीटर ने नहीं कहा, मैंने कहा है। टाइगर मक्खियों को लेकर इतना परेशान रहता है, कभी वो करवट बदलता है, कई बार वो अपनी पोजीशन चेंज करता है इस उम्मीद में कि मक्खियां उसके पीछे नहीं आएंगी, लेकिन मक्खियां उसको देख सकती हैं, सूंघ सकती हैं और उस तक पहुंच जाती हैं। कई बार मक्खियों से बचने के लिए टाइगर पानी में उतर जाता है और जिम कॉर्बेट भी इसी उम्मीद में बैठे थे कि टाइगर को मक्खियां जरूर परेशान करेंगी, क्योंकि वो शिकार करके गया है, उसके मुंह में खून लगा है और मक्खियों से परेशान होके टाइगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा और जिम कॉर्बेट को टाइगर का आइडिया लग जाएगा। लेकिन टाइगर जहां भी था छुपा हुआ था। आधे घंटे इंतजार करने के बाद जिम कॉर्बेट अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से शिकार जहां पड़ा था वहां पहुंच गए। अब शिकार को ध्यान से देखा तो जिम कॉर्बेट को लगा कि इस पड़े को टाइगर आधा खा चुका है और उनको उम्मीद थी कि अब टाइगर बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पड़े के पास ही बैठेंगे और टाइगर का इंतजार करेंगे। अब किल के साइड पे जो टाइगर के पगमार्क थे उनको काफी देर तक जिम कॉर्बेट देखते रहे, ये देखने के लिए कि यहां से इनसे निकल के टाइगर किस तरफ गया है। कॉर्बेट जो फुटप्रिंट्स किसी जानवर के या पग मार्क्स जो ट्रेस करते थे वो एक स्टैंडर्ड मेथड था और जो आज भी कहीं कहीं पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कभी फुटप्रिंट्स हो या पग मार्क हो, उनको पकड़ने का, उनको ढूंढने का सबसे आसान तरीका है उनकी सीरीज पे जाओ, एक के बाद एक उनके ऊपर एक सर्कल बना दो ताकि उस निशान को आप दोबारा ना देखो। उससे आपको मालूम चलेगा कि वो बिग कैट किस तरफ से आया था, किस तरफ को गया है। और जो ये सर्कलिंग करने का तरीका है इसको कट द साइन बोला जाता है। अब जब कॉर्बेट ने 100 मीटर तक टाइग्रेस को ट्रैक किया तो एक जगह उन्हें आभास हुआ कि टाइग्रेस यहां पर लेटी थी और वहीं पर एक घास अपने आप उठ रही थी धीरे धीरे। इसका मतलब टाइग्रेस अभी तक लेटी थी, अभी अभी ही उठी है। अब कॉर्बेट ने देखा जो आने के निशान थे वो पूर्व दिशा की तरफ से थे। टाइग्रेस यहां लेटी थी किसी छांव में, मई की धूप थी, सूरज जल्दी ही वहां पहुंच गया। तो जब गर्मी लगी तो वहां से उठी और किसी और तरफ चली गई। अब कॉर्बेट बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। उन्हें एक गिरा हुआ पेड़ दिखा। उन्हें लगा टाइग्रेस पक्का इसके पीछे होगी, क्योंकि कॉर्बेट को उम्मीद थी कि टाइग्रेस छांव की तलाश में होगी, उसको जितनी भी छांव मिलेगी उसे इस्तेमाल करेगी। और कॉर्बेट का अंदाजा सही था। अब कॉर्बेट को बड़ा सावधान रहना था, क्योंकि वो जब ये सारी शिनाख्त कर रहे थे तो वो उस पड़े हुए पेड़ से केवल 10 फीट की दूरी पर पहुंच गए थे। इसका मतलब था कि कॉर्बेट को यह तो नहीं पता था कि टाइग्रेस कहां पर है, लेकिन जहां पर भी वो है उनसे 10 फीट की दूरी पर है। अब उन्होंने सोचा मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां से मैं उस पेड़ के पार देख पाऊं। अब सूखी पत्तियों और टहनियों पर चल के जाना बड़ी ही टेढ़ी खीर था, लेकिन जिम कॉर्बेट इस चीज के माहिर थे। अब बिना आवाज किए घास पर, सूखी घास पर चलना एक प्रोसीजर होता है जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स रखने होते हैं। अब शिकारी जब उस पर चल के जाने वाला होता है तो वो पहले ही देख लेता है कि उसको कितना एरिया कवर करना है, उस पर कहाँ कहाँ टहनी है, कहाँ कहाँ पत्ती है, कहाँ कहाँ पर पैर नहीं रखना है और कहाँ पर पैर रखना है। अब जब ये डिसाइड हो जाता है कि वहां पर जाना है और कैसे कैसे जाना है, उसके बाद शिकारी एक पैर उठाता है, इतना ऊपर उठाता है कि रास्ते के सारी रुकावटें नीचे रह जाएं। फिर वो अपने पैर को आगे बढ़ाता है और उतना आगे बढ़ाता है जितने में उस पैर का मालिक अपने पैर के साथ साथ शरीर को भी संभाल के रख पाए। ऐसा ना हो कि उसका बैलेंस ही बिगड़ जाए। उसके बाद धीरे से वो पैर को रखता है। अब शिकारी धीरे धीरे अपने शरीर का वजन उस पैर की तरफ लेके जाता है जिस पैर को उसने आगे रख दिया है। उसके बाद अपने पिछले पैर को भी उतनी ऊंचाई तक उठाता है कि सारे पत्ते झाड़ियां उसमें ना टकराए। उसको धीरे से रखता है। रखने के पहले वो जगह देख लेता है कि वहां कोई सूखा पत्ता या टहनी तो नहीं है। और जब इस तरह से शिकारी चलता है तो वो 1 मिनट में करीब 12 इंच ही चल पाता है। कई बार शिकारी इम्पेशेंट हो जाता है कि कहीं उसका शिकार उठ के भाग ना जाए, लेकिन उसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होता है। और जिम कॉर्बेट के केस में
वो जो 10 फीट का डिस्टेंस उन्हें कवर करना था पक्का उन्होंने 10 मिनट में किया होगा। अब जब कॉर्बेट उस पड़े हुए पेड़ के 5 फीट की दूरी तक पहुंच गए तो उन्हें कुछ पीला और काला नजर आया। अब जब ध्यान से देखा तो वो टाइग्रेस की पूंछ थी। कॉर्बेट को लगा कि लगता है टाइग्रेस ने उन्हें देख लिया है और वो उनकी तरफ ही घात लगा के बैठी है, जैसे कि बैठी थी चौगर टाइग्रेस। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखा कि उसकी पीठ नजर आई। टाइग्रेस आराम से सो रही थी और उसका पेट ऊपर हो रहा था, नीचे हो रहा था, यानी कि वो सांस ले रही थी। अब जब कॉर्बेट ने निशाना लगाया तो उन्होंने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया होगा। एक सोता हुआ टाइगर इतने नजदीक कि जहां से निशाना चूक ही नहीं सकता। लेकिन जब पूरा सिर नजर आया तो इनको समझ में आ गया कि ये हार्ट में तो गोली मार ही नहीं पाएंगे, इनको गोली मारनी पड़ेगी हेड पर, यानी कि हेड शॉट, वो भी नजदीक से। अब कॉर्बेट के सामने दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका सिर ऐसी पोजीशन में इनकी तरफ था कि सिर्फ सिर पे ही गोली मारी जा सकती थी। उसका रिब केज उल्टी तरफ था। अगर वहां पर गोली मारनी है तो अपनी पोजीशन चेंज करनी है। टाइगर के बगल में आहट हो जाती, टाइग्रेस जग जाती, बाजी पलट जाती। अब जिम कॉर्बेट ने निशाना ले लिया, अपने कंधे पे राइफल टिका ली, थोड़ा सा आगे झुक गए। जब निशाना मारने वाले थे तो उन्हें याद आया कि उन्होंने उसको कॉक तो किया ही नहीं है, गोली चलाने की पोजीशन तो ली ही नहीं है, और ऐसा करने के लिए सेफ्टी लॉक खोलना जरूरी था। और जब सेफ्टी लॉक खोलते तो उससे क्लिक की साउंड आने वाली थी। मई का महीना था, चिड़ियों की आवाज आ रही थी। बहुत दूर से करकत नौला यानी कि काठ की नाव गांव से दूर से आदमियों की आवाज भी आ रही थी। और ये सारी आवाजें टाइग्रेस के माइंड में रजिस्टर हो चुकी हैं, तभी वो सो रही है। इन आवाजों को उसका दिमाग इग्नोर कर रहा है। इससे अलग कोई भी आवाज आएगी, टाइग्रेस फौरन उठ जाएगी। लेकिन वो किसी दूसरी वजह से भी उठ सकती थी। अचानक से बर्ड्स अपनी आवाज चेंज कर देती, कोई पेड़ की टहनी गिर जाती, कोई भी कारण था उससे वो उठ सकती थी। कई बार रोशनी जो उसकी आंखों पर गिर रही है या आंखों के पास, वो चेंज होगी, उससे भी उसकी नींद खुल जाती। अब कॉर्बेट ने सोचा जो भी करना है जल्दी करना है और करना ही है। उन्होंने टाइग्रेस के सिर का निशाना लिया, बंदूक कंधे पर टिकाई, ट्रिगर पर उंगली रखी और सेफ्टी कैच को फॉरवर्ड कर दिया। अब उन्होंने जल्दी से एक शॉट मारा, उसके पीछे से दूसरा शॉट। सोते सोते ही मोहान मैन ईटर का अंत हो गया और वो चली गई स्वर्ग में। दोस्तों, इसके साथ खत्म हुई कहानी मोहान मैन ईटर की। हमारी अगली कहानी होगी कांडा मैन ईटर की। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।